नमस्कार दोस्तों। ईरान से टकराव के 18 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तारीफ कर रहे हैं, ईरान के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, ईरान के लोगों को स्मार्ट कह रहे हैं, ईरान के लोगों को हाई इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। आखिर क्यों ईरान की इतनी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? उस ईरान की जिसे बिना शर्त सरेंडर के लिए ट्रंप कह रहे थे, जिसे बर्बाद करने की ट्रंप धमकी दे रहे थे। ये मैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका की इतनी फजीहत, इतनी बदनामी कराई है, अमेरिका को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्हें अपने सहयोगियों से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। कहना पड़ रहा है कि आइए हमारी मदद करिए, लेकिन सहयोगी कह रहे हैं कि ये तो हमारा युद्ध है ही नहीं, हम मदद नहीं कर सकते। अब सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुद के मुल्क को सुपर पावर बताते हैं, तो क्या उनके सुपर पावर का दम जो वो भरते हैं ये फर्जी सुपर पावर है? मैं पूरी कहानी विस्तार से आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों ईरान की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के लोगों को ऊंचे आईक्यू वाला, कि स्मार्ट प्लेयर हैं ईरान के लोग, बुद्धिमान हैं ईरान के लोग, वहां बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर की शतरंज खेली जा रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ट्रंप का यही है, सुनिए जरा। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people, and violent people, and vicious people, and some very nice people. And some are very nice but violent. They turn violent. देखिए, ट्रंप यही नहीं रुकते हैं। ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत तेल है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। सभी जानते हैं इस पूरी दुनिया में कि तेल का खेल है। वेनेजुएला पर तेल को लेकर के हमला किया, और ईरान पर भी जो हमला हुआ वो तेल को लेकर ही किया गया। जब इराक पर भी हमला हुआ था, उसके पीछे भी तेल का खेल था। यहाँ भले ही ये कहा जा रहा हो कि इजराइल के कहने पर हमला कर दिया, इजराइल के कहने पर हमला जरूर किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में सिर्फ बिजनेस रहता है, सिर्फ तेल रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत तेल है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यानी कि ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। It's a place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it. You could make the case that maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil. We're the #1 producer anywhere in the world times 2. अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में बदलाव है। अब सर ऊंचा करके जिस तरह से वो बात करते थे, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं है। ईरान के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि ईरान को हमला नहीं करना चाहिए था मिडिल ईस्ट के देशों पर। ईरान को मिडिल ईस्ट पर हमला नहीं करना था। 2 हफ्ते में सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई सब पर हमले कर दिए। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। वी वर शॉक्ड, यानी कि हम जो हैं हैरान हुए ईरान की इस स्ट्रैटेजी पर। जरा ये बाइट भी सुन लीजिए। A nation of great terror and power. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. देखिए, इसमें कोई दोहरा नहीं कि ईरान ने अमेरिका के घमंड को और साथ ही इजराइल की जो कौशल, उनकी युद्ध शक्ति है, उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। उनको लग रहा था कि ईरान पर हमला करके 3-4 दिन में पूरा खेल खत्म हो जाएगा, और जो ईरान के सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके मारे जाने के बाद कोई ईरान को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ईरान ने दोगुनी ताकत के साथ हमला करके पूरी दुनिया को एक किस्म से बड़ा झटका दिया। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आखिर मैंने ये क्यों कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि इतनी बदनामी आज से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की कभी नहीं हुई थी। देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सहायता करने के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे बना कर दिया, और ये कहा कि यूरोप का ये युद्ध नहीं है, ये यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया,
इसलिए हम इस युद्ध में नहीं कूदने वाले, हम शामिल नहीं होना चाहते। इससे पहले आपको याद होगा कि स्पेन की तरफ से भी वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने साहस करते हुए कहा था कि ये युद्ध जो है वो ठीक नहीं है, ये ईरान के लोगों पर एकाएक हमला नहीं करना चाहिए था, हम इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। अब यूरोपीय संघ ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सुनिए जरा। Hoy España, como hace 23 años, hoy España reivindica la paz. ¿Y la derecha qué hace? Reivindica a Aznar. Esa es la gran diferencia. Que nuestro no a la guerra, nuestro sí a la paz, no es una posición solo del gobierno de España. Es una posición de la amplísima mayoría de españoles y españolas. Da igual lo que voten, porque no quiere la guerra, quiere la paz. नंबर 2 पॉइंट, अब मिडिल ईस्ट वाले भी ये समझ चुके हैं कि ये पूरा खेल क्या है, अमेरिका क्या चाह रहा था, इजराइल क्या चाह रहा था, क्यों आखिर ईरान पर हमला किया गया। देखिए मिडिल ईस्ट के जो जितने भी देश हैं, अगर आप ईरान को छोड़ दें तो अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। अमेरिका उनको कह रहा था कि हम अपने मिलिट्री बेसिस हम बना रहे हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब एक्चुअली हमला हुआ, भले ही यूएई पर हुआ, सऊदी अरब पर हुआ, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब जगह हुआ, यहाँ पर अमेरिका ने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसके बाद ये समझ चुके हैं कि हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी और अमेरिका ने हमारा उतना साथ नहीं दिया। जबकि बार बार वो अमेरिका से कह रहा था कि जो आप ईरान पर हमले कर रहे हैं आप उसको रोक दें। उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे देशों पर ईरान उल्टा हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुनी, इजराइल ने नहीं सुनी। अब वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर वो युद्ध में कूद जाते हैं, सीधे कूद जाते हैं, तो इससे उनका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इस समय आप एक किस्म से कह सकते हैं कि जब कोई बिगड़ जाता है तो वो उस हद तक हमला करता है जब तक वो किसी को बर्बाद नहीं कर देता। ईरान उसी कंडीशन में अभी दिखाई दे रहा है। अब वो ये जानते हैं कि ईरान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम कूद गए तो फिर हमारी जनता को ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए वो यूएस, इजराइल के चैनल से जा रहे थे, लेकिन ये देश भी नहीं सुन रहे। अब ऐसे में उनको साफ लगता है कि इस जंग को, चूँकि जानकार भी यही कह रहे हैं कि यूएस का काम यही है, कहीं पर भी युद्ध भड़काओ, फिर अपने हथियार उन देशों में बेचो, पैसा कमाओ। अब मिडिल ईस्ट इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है। नंबर 2 पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडिया जो है यूएस का वो भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर आप इजराइल के कहने पर आपने हमला क्यों किया। अब देखिए अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी कम हुई है, उनकी लोकप्रियता वहाँ पे काफ़ी कम हुई है। कई सारे ऐसे जो सर्वेज हैं वो हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है कि इजराइल के कहने पर ईरान पर एकाएक हमला कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले उनको ये युद्ध ख़त्म करना है। अब ये युद्ध ख़त्म करने का रास्ता, बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। जितना वो कर सकते थे, जितना वो कह सकते थे कि बिना शर्त सरेंडर के लिए, ईरान नहीं मान रहा। ईरान कह रहा है कि आपने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन युद्ध को ख़त्म हम करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। ऐसे में कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम तो युद्ध जीत गए, कभी वो कहते हैं कि अब जो है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, निकलिए। कभी वो यूरोप के देशों को कहते हैं कि आइए एक चेन बना लेते हैं, एक खुद मिल करके एक बेड़ा तैयार करते हैं, फिर ईरान हम पे हमला नहीं कर पाएगा। उनको भी कहते हैं युद्धपोत भेजने के लिए। अब वहाँ से भी मदद नहीं मिल पा रही है, तो सभी चैनल एक किस्म से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए ख़त्म होते हुए से दिखाई दे रहे हैं। कोई अब मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। नंबर 4 पॉइंट, यूरोप के कई देशों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यूरोप के किन किन देशों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं ये मैं आपको आइए फटाफट से विस्तार से बता देती हूँ, क्योंकि यूरोप के देशों ने एक ऐसा झटका दिया है। उससे पहले ज़रा आप ये देख लीजिए, मैं आपको एक फाइनेंशियल टाइम्स की ये पोस्ट दिखा रही हूँ। अलाइज रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल फॉर वॉरशिप। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि युद्धपोत जो हैं वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भेज दिए जाएं, जिसे उनके अलाइज जो यूरोप में हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी ने मना कर दिया है कि वो अपने नेवल मिशन को मदद के लिए नहीं भेजने वाले, और वो जो हैं नॉट ज्वाइनिंग विल बी बैड फॉर नाटोज़ फ्यूचर। वो जो प्रेसिडेंट है नाटो के, उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इधर ईयू मिनिस्टर कॉल्स वाइट हाउस डिमांड ब्लैकमेल। ईयू के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं ये ब्लैकमेलिंग जैसा है। ऑयल भी लगातार, ऑयल के दाम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो ये पूरा इलाका है ये यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अब कोई भी जो देश है
वो अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अमेरिका की जो मदद की एक गुहार है उसको रिजेक्ट किया है। इटली ने रिजेक्ट किया, सबसे पहले तो स्पेन ने मना कर दिया था, इटली ने रिजेक्ट किया, जापान ने रिजेक्ट किया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये वो सब देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस मल्टीनेशनल लेवल कॉलिएशन में हिस्सा लेने के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तैयार नहीं है। ये झटका स्पष्ट तौर से डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कहते रहे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर कौन सा देश हमारी मदद नहीं कर रहा, जो मदद नहीं कर रहा, हम उनके साथ कतई भविष्य में खड़े नहीं होंगे। आप कितने देशों के साथ खड़े नहीं होंगे, सवाल तो ये खड़ा होता है। इतना ही नहीं, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो लगातार कह चुके हैं कि मैं ईरान के साथ हमले के हक़ में नहीं था। यूरोप के कई देशों ने तो हाथ पीछे खींच ही लिए हैं। मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है वो मलेशिया ने दिया है। अब आप सोचें कि मलेशिया ने कैसे झटका दे दिया। मलेशिया ने अपनी ट्रेड डील अमेरिका के साथ रद्द कर दी है। मलेशिया तो ट्रेड डील कर चुका था, हालांकि 47% उस पर अमेरिका की तरफ से 47-50% टैरिफ लगाया गया था, जो 19% हमारी तरह कम हो गया था, 19% तक आ गया था। लेकिन क्या भारत अपनी ट्रेड डील रद्द करेगा? ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मलेशिया कर सकता है तो भारत भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत का तो कहा जा रहा है कि ऐलान हुआ था, अभी जो सिग्नेचर्स थे वो नहीं हुए थे। अभी एक अग्रीमेंट बना था, लेकिन अभी फुल प्रूफ तरीके से सिग्नेचर होना बाकी थे। अब मलेशिया ने ये ऐलान किया है। धीरे धीरे अभी तो एक राष्ट्र सामने आया है, अब धीरे धीरे ना जाने कितनी कंट्रीज़ हैं जो सामने आएगी। अब तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका को देखिए इस तरह के कोलिएशन करने से, इस तरह की ट्रेड डील करने से देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, भविष्य में कितना फ़ायदा होगा। अब झटका मिलना शुरू हो गया है। अब इस झटके के बाद झटका और देशों से मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अपनी सनकपन से जिस तरह से नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को डाल दिया एक मुसीबत में, उसके बाद क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम होगा? डोनाल्ड ट्रंप तो ये मान चुके हैं कि इजराइल ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को इज्जत से बाहर निकलने का आप कह सकते हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे वो अपनी जीत भी दिखा सकें, जिससे वो दुनिया को ये भी बता सकें कि हमने ईरान को देखिए दबा दिया, हमने ईरान में इतने हमले कर दिए। हर रोज़ वो सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू अभी सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को मार दिया गया है, एक हमले में मौत हो गई है। हालांकि इसको लेकर कि अभी जो बयानबाजी है वो चल ही रही है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी जारी की, इजराइल की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें एक फ़ोन पर बात करते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हालांकि इस पोस्ट में बताया गया है कि वो ईरान में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आदेश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये युद्ध कहाँ जाकर थमेगा, और इस युद्ध की सनक में अमेरिका कितने देशों का और कितना नुकसान करेगा। देखिए, भारत पर भी असर पड़ रहा है, जो एशिया की बाकी कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब पर असर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी नहीं मिल पा रही है, ये असर तो है। लेकिन इसके साथ ही जो अनरेस्ट की स्थिति हॉर्मुज़ स्ट्रेट में है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है कि यहाँ से हम गुजरने नहीं देंगे। हालांकि भारत के जो 2 युद्धपोत हैं वो ज़रूर आए हैं, लेकिन भविष्य में बाकी युद्धपोत आएंगे नहीं आएंगे, ये सब कुछ ईरान पर डिपेंड करता है। और डोनाल्ड ट्रंप का अब अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मोरल स्तर पर, एक नैतिक रूप से ट्रंप हार चुके हैं, और उस हार की बौखलाहट में उनकी बयानबाजी भी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।